तो गाइस सेकंड पार्ट ऑफ द जीओसी सॉल्यूशन चालू करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या दिया आपको? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पूछा है आपको। ओके, जो फॉलोइंग आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या एग्जैक्टली शो करता है आपको मालूम है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम मेंशन करते हैं प्लस आई इफेक्ट से। ओके, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं आपका, एक पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है ये। तो जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका, वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो हम विड्रॉइंग का मीनिंग होता है एक्सेप्टर। ओके, जो आपके दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा वो आपका विड्रॉइंग कंपाउंड। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करने वाला कंपाउंड आपका विड्रॉइंग। ओके, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। तो आंसर क्या होगा गाइस अपना? क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे। सो गाइस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म पूछा है आपको। ओके, अब यहाँ पे कौन सा एग्जैक्टली कंपाउंड ऐसा है जो टॉटोमेरिज्म एक्सप्लेन करता है? ओके, तो टॉटोमेरिज्म करने के लिए हमें कुछ कंडीशन थी जो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या है आपको? आपको अल्फा पोजीशन होना चाहिए एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। आपको अल्फा पोजीशन है लेकिन उसको अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो मतलब ये फर्स्ट पोजीशन याद रखना आप लोग। ये क्या है अपनी कंडीशन की? आपको अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ओके, यहाँ पे आपको सबके सब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिए है। ओके, तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या होंगी कि आपका उस कंपाउंड के अंदर माइनस इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं? टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं। और टॉटोमेरिज्म एक्जैक्टली क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम है? हाइड्रोजन शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, जनरली टॉटोमेरिज्म जो है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, टॉटोमेरिज्म का 1,3 1,5 एंड 1,7 इस टाइप के आपके टोटोमेरिज्म मोस्टली होते हैं, जिसमें से हमारे ये दो ज्यादा कॉमन है, हमारे 1,3 और 1,5। ये जो टोटोमेरिज्म होते हैं हमारे, ये ज्यादा करके कहाँ पे होते हैं आपके? दैट इज अ पर्टिकुलरली हीट, जहाँ आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वहां पे। और हाँ, सवाल 1,7 का, तो इसको आपको चाहिए अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, तो ही आपकी रिएक्शन होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आपकी 1,7 जो विटामिन डी हमारा प्रिपरेशन होता है, प्रो विटामिन डी से विटामिन डी को जो हम बनाते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं हम? पर्टिकुलरली 1,7 हाइड्रोजन शिफ्टिंग से बनाते हैं। ओके, ये बात मैंने ऑलरेडी की है आपको। तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग जनरली 1,3 1,5 और 1,7 होंगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन को बिल्कुल मत भूलना आपने। क्यों? क्योंकि आपको अल्फा हाइड्रोजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका टॉटोमेरिज्म नहीं परफॉर्म होगा। फिलहाल तो आपकी कार्बोनिल पोजीशन होती है, तो इसके ए ऑप्शन चेक कर लीजिए। कार्बोनिल पोजीशन के ऑपोजिट एडिशन साइड में आपको दिया है आपको अल्फा पोजीशन। ओके, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन दिया है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ऑलरेडी यहाँ पे 4 वैलेंसी हो चुके हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड जो अल्डिहाइड के साथ है वो, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो कि बेंजीन के रिंग के अंदर ही है वो, मतलब 4 वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन के हो चुकी थी। यहाँ पे देयर इज अ नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अब यहाँ पे बता सकते हो नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेकंड में देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपकी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे आपको अल्फा डैश दिया है, अल्फा अल्फा दिया है, दो दो पोजीशन है आपके पास। आपको चेक करना है कि बेंजीन की अल्फा पोजीशन पे जहाँ पे आपका कीटोन कंपाउंड, ये हमारा अल्डिहाइड था ए में, अब बी में आपको कीटोन दिया है, क्योंकि एक साइड में आपको पर्टिकुलर बेंजीन, तो एक साइड में आपको मिथिल कंपाउंड दिया है। ऐसे कंपाउंड को हम बेंजोफिनॉन कंपाउंड बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? बेंजोफिनॉन। ओके, एसिटोफिनॉन भी हम उसको बोलते हैं मोस्टली, तो हम बेंजोफिनॉन की जगह उसको लगाएंगे एसिटोफिनॉन कंपाउंड अटैच कर देंगे उसको। तो ये नाम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा नाम दिया हमने? क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बिल्कुल ये जो कंपाउंड है आपका कीटोन के फॉर्म में है, तो एसिटोफिनॉन दे दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे आपका फिनिल मतलब बेंजीन रिंग अटैच है आपको, तो एसिटोफिनॉन कंपाउंड है हमारा ये। तो यहाँ पे आपको अल्फा डैश के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है। किस तरह का टॉटोमेरिज्म हो सकता है मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली टॉटोमेरिज्म कैसे परफॉर्म करना है आपको। ओके, तो जो बी ऑप्शन है गाइस, उसमें एक बार चेक कर लीजिए, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना कि बेंजीन के पास, लेकिन आपके मिथिल कंपाउंड के पास 100% से आपका क्या है? आपका वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है जो कि टॉटोमेरिज्म कर सकता है। कैसे कर सकता है वो चेक कर लीजिए आप। दैट इज CH2 कंपाउंड दिया है यहाँ पे। ओके, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, ये आपकी अल्फा पोजीशन है, मालूम है आपको। यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ पे जाएगा आपका, और पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर आपका ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। मतलब हमारा जो टॉटोमेरिज्म हो रहा है वो किस तरह से होगा? आपका ये बेंजीन तो जिसका तो कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा पोजीशन है, लेकिन आपके पास इसके पास क्या नहीं है? इसके पास जो होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं है आपका। तो C डबल बॉन्ड O की जगह OH हो गया, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन आपका O माइनस के ऊपर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है आपको? यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म हुआ है। ओके, तो दिस इज द गाइस व्हिच इज कॉल्ड एज अ टॉटोमेरिज्म। ये एक दूसरे की क्या हो गए? टॉटोमेरिज्म। ये जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है कौन सी हुई है? आपकी 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है।
चलो सी की तरफ बढ़ते हैं, आपको आंसर तो मिल गया, यहाँ पे आपका बी आंसर होगा। ओके, फिर भी हम सी और डी को चेक कर लेते गाइज। यहाँ पे काफी बच्चों ने इसमें भी कंफ्यूजन किया है। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन पोजीशन आपकी अल्फा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि एज यूजुअल आपका ए में था वैसे ही है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिख देंगे, देयर इज अ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे भी टोटल पॉसिबल है। अब बहुत से बच्चों ने डी का ऑप्शन दिया था गाइस, मैंने आपको बोला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट होना चाहिए। ओके, स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर वहां पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो कि आपके पास पाई बॉन्ड होना जरूरी है टोटोमिज्म करने के लिए, क्योंकि वो इजीली ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस इफेक्ट ही है, लेकिन कैसा है, वीक है। एज वेल एज ऑल आर द पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है, कोई भी यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि ये आपकी सर अल्फा पोजिशन हमारी, तो ये अल्फा हो गई, इसके बाद हाइड्रोजन है, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द अल्फा हाइड्रोजन। ओके, फॉर द टोटोमेरिज्म ये बीटा पोजिशन है आपकी दोनों भी, दिस द बीटा डैश, दिस द बीटा। ओके, तो यहाँ पे आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये सर टॉटोमेरिज्म का पर्टिकुलर कंपाउंड ही नहीं है। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना जरूरी है, आपको माइनस इफेक्ट, जो कि यहाँ पे भी है, लेकिन साथ में पाई बॉन्ड होना जरूरी है। सर ये मत बोलना आपने कि पाई बॉन्ड नहीं चाहिए हमको, पाई बॉन्ड बहुत जरूरी है, आपको पाई बॉन्ड होगा तो ही आपका टॉटोमेरिज्म गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो दी है आपको यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड दी है, CH अगेन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखिए उन्होंने क्या किया, CH डबल बॉन्ड CH अगेन CH डबल बॉन्ड CH Cl कंपाउंड दिया। ओके, तो सिंपल है गाइस, आपको स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स निकालना है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है यहाँ पे, जो कि आपका स्टेरियो आइसोमर्स में हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिक आइसो का पार्ट ही आपका स्टेरियो आइसोमर्स का पार्ट है। तो एग्जैक्टली क्या होगा फॉर्मूला आपका, 2n, ये आपका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, वेयर आपका जो n दिया है यहाँ पे, n क्या है आपके, n इज अ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, n इज अ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो कि आपको पर्टिकुलर यहाँ पे अप्लाई करना है 2n के ऊपर। ओके, तो n हमारा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो कितने डबल बॉन्ड है आपके प्रेजेंट इस कंपाउंड के अंदर, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एज अ नंबर ऑफ 3 डबल बॉन्ड, तो आपको 2 अप्लाई करना है, जो कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो गाइज हमारा आंसर कहाँ पे होगा, ये 3 नंबर का आंसर हमारा 8 राइट होगा। ओके, 2 दैट इज इक्वल टू पर्टिकुलरली 8 आ गया आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। So move on to question number 14 guys. Okay, एक बार रीड कर लीजिए, which of the following will show geometrical isomerism. Okay, geometrical isomerism शो करेगा कौन, आपका ये क्वेश्चन पूछा है। ये तो आपको कंफर्म पता है कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही शो करता है, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन इन कंपाउंड में से कौन सा एक्जैक्टली शो करता है वो देखना है आपको। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं होता है क्वेश्चन, ओके, ज्यादा टाइम नहीं होता है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, 60 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस हिसाब से आपको चलना है। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो मेरा 60 सेकंड से ज्यादा होगा। ओके, आपको फर्स्ट नंबर दिया ए ऑप्शन, आपको 1 ब्यूटेन दिया, आपको अच्छी तरह से मालूम होता है कि 1 ब्यूटेन आपका टर्मिनल पे होता है, जैसे कि आपका ये है CH3 CH2, यहाँ पे डाल दूंगा मैं आपका, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड। ओके, तो ये हो गया आपका 1 ब्यूटेन कंपाउंड। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, और आपको कंडीशन भी पता है कि डबल बॉन्ड आपका सीस और ट्रांस, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, या फिर जेड, और ये कंडीशन क्या होती है आपको कि एटलीस्ट 1 एटम तो भी आपका दोनों तरफ सेम होना चाहिए, और दोनों एक कार्बन को दोनों डिफरेंट एटम अटैच होने चाहिए। ओके, एक तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए आपको, या फिर आपको एक तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करती है आपका। लेकिन एक कार्बन को दो डिफरेंट हाइड्रोजन होना, दो डिफरेंट कंपाउंड होना बहुत जरूरी होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, हाँ माना कि यहाँ पे आपका सी है, लेकिन सर ए हमारा कॉमन है यहाँ पे, तो आपको जो कॉमन है वो आपको सी से ट्रांस शो करेगा। और रहा सवाल जेड और ई कंपाउंड का, तो वो तो आपको मालूम है कि आपको चारों भी आपको डिफरेंट डिफरेंट अटैच होने चाहिए। ए बी है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका डी, और यहाँ पे ले लेता हूँ ई कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे आपके चारों भी एटम के दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, आपको मालूम है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, ये ई और जेड के लिए है, हमारा ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है। लेकिन फिलहाल सीस और ट्रांस के लिए आपको कंडीशन मालूम है, एटलीस्ट दो एडजेसेंट कार्बन एटम को दो सिमिलर तो भी एटम होने चाहिए, एटलीस्ट दो सिमिलर, लेकिन एक कार्बन को दो डिफरेंट एटम अचार होने चाहिए, ये हमारे कंडीशन होंगे। ओके,
तो 1 ब्यूटेन में आपको एक ही कार्बन को आपके दोनों भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। आपका जो 1 ब्यूटेन वाला कंपाउंड है ए वाला, तो आंसर हमारा ए तो नहीं हो सकता। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया आपको, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया आपको 1,2 डाई ब्रोमो इथीन कंपाउंड दिया, ठीक है। इथीन मतलब आपके 2 कार्बन एटम है, जिसके एडजेसेंट कुछ दोनों कार्बन को क्या अटैच हुआ है, आपका ब्रोमो अटैच हुआ है। इसका मीनिंग है कि ये सी से ट्रांस शो कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सी से ट्रांस शो करता है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। अभी देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे सी से ट्रांस आपका पर्टिकुलर यहाँ पे क्यों होता है, तो ये भी आप चेक कर लीजिए। ओके, सो क्या होना चाहिए आपका, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब आपका इथीन कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आपका दोनों भी साइड में आपका ब्रोमीन अटैच है, एक ए कार्बन के ऊपर और दूसरा सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर। दे में बी द सेम साइड और दे में बी डिफरेंट साइड, डजंट मैटर। हमें सिर्फ बताना है कि आपका सीसो आपका ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है कि नहीं। ये आपका क्या हो गया, आपका ये सी आइसोमर हो गया गाइस। इसी को हम ट्रांस में भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, ब्रोमीन या फिर हाइड्रोजन को कोई भी आपका एक कंपाउंड अगर आप ऑपोजिट में लिख दो, तो ये होगा आपका ट्रांस आइसोमर गाइस। ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये आपका शो करता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पे आप टिक कर दीजिए, जो कि आपको सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो दैट इज अ पर्टिकुलर बी नंबर का हमारा आंसर होगा। प्रोपीन इज अगेन टर्मिनल पोजिशन, और आपको जितना मालूम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन को एक हाइड्रोजन है और एक मिथिल तो है, लेकिन ये जो टर्मिनल है, ऑलवेज टर्मिनल कैन नॉट बी शोइंग अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख दो आपको। ओके, आइसोब्यूटिलिन भी नहीं होगा आपका। अब बहुत से बच्चों का आइसोब्यूटिलिन में कंफ्यूजन हुआ कि एग्जैक्टली क्या होगा आपका आइसोब्यूटिलिन। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था आपका, यहाँ पे CH2 था और यहाँ पे आपका CH3 अटैच था। ओके, तो ये आपके दोनों भी एक ही कार्बन को दोनों सिमिलर एटम आ रहे हैं, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एटम सिमिलर है। दिस इज द कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज अ आइसोब्यूटिलिन। इसके अंदर भी आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका सिमिलर कार्बन को सिमिलर एटम अटैच करके दिखा रहा है, जो कि हमारे जो ज्योमेट्रिक आइसोमर उसकी कंडीशन में नहीं बैठता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप पे बी नंबर का आंसर आ जाएगा। सो मोर टू क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये आपका। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज, आपको जो कंपाउंड दिया है इसके अंदर देख लीजिए आप। ये कंपाउंड का भी यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे लिख लेना हूँ मैं, CH3 कंपाउंड है आपका यहाँ पे। ओके, दिस इज द CH3 कंपाउंड यहाँ पे आपका जो दिया है, और नीचे आपका दिया है CH2 CH3 कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया था आपको, तो इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले सबसे पहले तो क्या करिए आप, ऐसे कंपाउंड को पहले आईपीसी नेम देना जरूरी होता है, क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नंबरिंग में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो हम इसको आईपीसी नेम दे देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल हमें क्या करना है, ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए आपके सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को, जो कि 2 नंबर पे आ रहा है आपका, 3 नंबर, देन आफ्टर 4 एंड दिस इज 1 इज 5 कंपाउंड। ओके, तो अपने को इम्पोर्टेंट कौन है, अपने को इम्पोर्टेंट है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में सर एक कंडीशन होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कायरल कार्बन एटम। तो दिस इज द कायरल कार्बन एटम 2 और 3 पे। तो आपको जो ऑप्शन दिए वो 2 और 3 के ही है। अब सोचना ये है कि मैंने आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ा था इसके अंदर। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर जो कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है, वो अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आ जाए, ये जो आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन पे अगर आ जाए, तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आपको रोटेशन के हिसाब से आपको फिर से राउंड फिराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, सीधा क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है, तो जनरली हमारा क्लॉकवाइज क्या होता है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है सर आर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आपका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो ये ही आपका चेंज हो जाएगा इनटू द एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वैसे ही मैंने आपको बताया था जनरली एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज कंपाउंड जो दिया आपको वो आपका होगा S configuration. Okay, guys. So S configuration will be changed into the particularly R configuration when the molecule of a lowest priority compound is on a horizontal line. Okay, इसको मत बोलना आपने। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि the hydrogen is one of the most lowest possibility number। तो आपका कहाँ पे है, horizontal line पे। मतलब हमारा जो भी configuration clockwise होगा या anti clockwise होगा, तो clockwise के according R होता है, लेकिन R change to S हो जाएगा। anti clockwise जैसे आपका S होता है, लेकिन S change to होता है। ओके, सर ये ऐसे किस तरह से याद रखना है, ऐसा ही याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस आपको। तो यही फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, पहले क्या करना है, नंबरिंग देनी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट जिसको आ जाएगा फर्स्ट नंबर आपका। ओके, उसके बाद नीचे कंपाउंड देखिए आपका ऊपर फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर का कार्बन, आपको कार्बन सिमिलर है,
इसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इसको एक क्लोरीन भी अटैच है, तो सेकंड नंबर चला जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द रूल। आपको जो पर्टिकुलर रूल सिखाया है इसके अंदर, तो 1 नंबर तो हमारा क्लोरीन को चला गया अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर। सेकंड नंबर आपका जाएगा नीचे वाले कंपाउंड को, थर्ड आपका मिथिल कंपाउंड को, एंड देन आफ्टर द फोर्थ नंबर इज पर्टिकुलरली मिथिल, जो कि आपका लोवेस्ट वेलोसिटी नंबर कहाँ पे आ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है मतलब हमारा कॉन्फिगरेशन चेंज होगा। पहले आप रोटेशन कर देंगे, याद रखना अगर रोटेशन करना है आपको तो 1 से 2 पे और 2 से 3 पे जाते रहे, हम 4 के ऊपर से बिल्कुल जा सकते हैं। दैट इज अ पर्टिकुलर अलाउमेंट परमिशन, हमको यहाँ से ऊपर जाने के लिए, मतलब रोटेशन आपका 4 के ऊपर से जाने के लिए परमिशन हमारा। तो रोटेशन क्या हो गया आपका, ये जो घूम रहा है आपका मॉलिक्यूल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज हमारा सर आर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लोवेस्ट नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया है, इसलिए हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। तो चलो आपका सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको एस मिल गया। चेक कर लो आपके कितने एस दिए, आपको ए और बी में दोनों भी एस दिए गाइस, ओके। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें से आपका पर्टिकुलरली 30% या 40% अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आपको 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, बचे 2 ऑप्शन तो जो कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर का देख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नंबर आपका थर्ड कार्बन ये है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लोवेस्ट पॉसिबिलिटी नंबर किसका आ रहा है आपका सर, यहाँ पे अगेन लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हमारा 4 नंबर जो है हाइड्रोजन, वो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा ये मॉलिक्यूल तो एस चेंज टू आर हो जाएगा, या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर चेंज टू एस हो जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। पहले 4 नंबर दे दिया आपने। हाईएस्ट नंबर किसका आएगा आपका, अगेन सर क्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। सेकंड नंबर आपके ऊपर वाले कार्बन आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो आपका कार्बन कार्बन सिमिलर है CH2 मॉलिक्यूल, लेकिन ऊपर आपका क्लोरीन अटैच है कार्बन के एडिशन साइड में, ओके। इसलिए सेकंड नंबर उसको गया। उसके बाद थर्ड नंबर आपके इस कंपाउंड को जाएगा, और फोर्थ नंबर आपको तो ऑलरेडी हाइड्रोजन को दे दिया है, ओके। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाना है, फिर से हम कहाँ से जाएंगे, हम अगेन हमारा रोटेशन क्या हो रहा है आपका, अगेन रोटेशन आपका क्लॉकवाइज ही फॉर्मेट में घूम रहा है गाइस, ओके। चेक कर लीजिए आप क्लॉकवाइज में घूम रहा है नहीं घूम रहा है, ओके। क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो अगेन सर हमारा जो ये मॉलिक्यूल है ये फिर से हमारा आर हो जाएगा, बराबर है आपका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, फिर से आपका हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर होता है, लेकिन आर चेंज टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 3s आ गया। तो गाइस हमारा 2s और 3s आप चेक कर लीजिए आपको कहाँ पे दिया है, ओके। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 15 के बी ऑप्शन में दिया है, चेक कर लीजिए आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 के बी आंसर में, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा गाइस। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफी स्टूडेंट ने इसको सही भी किया, ओके। फॉर दैट वेरी गुड, ओके। जो आपने सही किया, जिन्होंने सही किया, और जिन्होंने गलतियां की है उनके लिए बोल दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करिएगा, ओके। और ये याद रखिए कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल पे लोवेस्ट नंबर आता है तो डेफिनेटली आपका क्लॉकवाइज आर चेंज टू एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका एस चेंज टू आर होगा, ओके। सो मोर टू क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, ओके। 16 को फिर से एक बार कर लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। आपको न्यूक्लियोफाइल पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन था आपके लिए, ओके। यहाँ पे ए नंबर दिया आपको OH कंपाउंड, जो कि OH आपका बॉन्ड को अटैच है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो आपका OH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, ओके। तो ये आपका क्या है, आपका एक गुड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड है आपका, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड देख लीजिए आप बी नंबर का। तो ये तो हमारा आंसर आपको ए मिल गया है, लेकिन फिर भी आपका काम है चेक करा, तो ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ओके। माना कि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन क्लोरीन अगर बाहर जाता भी है आपका, ओके, तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा, ओके। प्लस करके आपका Cl के ऊपर नेगेटिव आता है, दैट विल बी द मोस्ट लेस न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड गाइस, ओके। व्हाई, बिकॉज सर इट्स कंप्लीट द ऑक्टेट कंप्लीट, और जो भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है वो क्या होता है आपका स्टेबल होता है। तो इतना जल्दी आपका वो रिएक्ट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट होगा, ओके। सो दैट इज द रीजन Cl माइनस इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। थर्ड नंबर का चेक कर लीजिए आप, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड दिया है। नाउ दिस इज द नॉन पोलर कंपाउंड, ओके। कौन सा आपका नॉन पोलर, ओके। तो ये इसका जो आपका पर्टिकुलरली हमने फ्यूजन करते हैं, इसका फ्यूजन करते हैं, ये होमोलिटिक फ्यूजन करता है, इसका मतलब आपका रेडिकल फॉर्म होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं आपको न्यूक्लियोफाइल का। और ऑल ऑफ दिस तो आपको मालूम है कि क्लोरीन ही नहीं है, मिथिल क्लोराइड भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, क्या पे क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस, ओके। Move on to question number 17 guys, okay। The number of isopentyl alcohol possible is, okay। isopentyl alcohol पूछा है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि isopentyl alcohol हम किसको बोलते हैं, when there is a one branch, okay। जहाँ पे एक ब्रांच होती है आपकी, वहां पे हम आइसोपेंटिल बोल सकते हैं, ओके। तो दैट इज अ CH कंपाउंड, जिसको आपका CH से अटैच हुआ है, आपका ये CH2 मॉलिक्यूल है। इसके बाद में आपका जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिया है दैट इज 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी कार्बन हो चुके हैं। अब इस मॉलिक्यूल को आपका क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे OH कंपाउंड कर दिया हमने, क्योंकि आइसोपेंटिल पूछा है, तो पेंटिल मतलब 5 कार्बन एटम, काउंट कर लीजिए आप 5 कार्बन हुए कि नहीं हुए आपके।
अब सर इसको पहचानना कैसे? सिंपल है, आपको मेरे को मालूम, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपको क्या करना है, इसको आईपीसी नेम देना है। अकॉर्डिंग टू द रूल आपका फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर आएगा 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 नंबर आएगा इस कंपाउंड को, ओके। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका? दैट इज 3 मिथिल। आपको चेक करना है कि अगर इसके अलावा कोई अदर है आपके पास, ओके, तो वो भी आपका आइसोपेंटिल अल्कोहल होगा कॉमन नेम के फॉर्मेट में, लेकिन उसका आईपीसी नेम क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ओके। तो आइसोपेंटिल ये क्या होगा आपका? ये लॉन्गेस्ट चेन में आपका पर्टिकुलरली 4 ही कार्बन है, तो हमारा ये ब्यूटानॉल हो गया। तो आपको 1 लिखना है तो लिखिए, अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखा तो भी आपका चलेगा, क्योंकि जनरली हम 1 पोजीशन को मेंशन नहीं करते। तो इसका आंसर आ गया आपका 3 मिथिल ब्यूटानॉल कंपाउंड। वही हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आपका इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? तो गाइस इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकता है, तो क्या करना है बस आपको, सर वो जो 3 नंबर की पोजीशन है मिथिल की वो चेंज कर देंगे, मतलब ये आपका CH3 कंपाउंड, इसके आगे आपका CH2 आ रहा है, उसके आगे आपका CH एंड देन इट विल बी कनेक्टेड विद द CH3 मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा। इसके बाद आपका CH2 कंपाउंड है और यहाँ पे आपका एडिशन साइड में OH अटैच है, ओके। फिर से वही नंबरिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अगेन वही नंबरिंग दीजिए आप 1 2। अब आपको दिख रहा है कि 2 नंबर पे हमारी मिथिल पोजीशन अटैच है, मतलब ब्रांच अटैच है, देन 3 एंड देन इट इज अ 4, ओके। अगर 2 नंबर पे आपकी ब्रांच अटैच हुई तो उसको नाम भी आपको उसी टाइप में देना है, तो क्या आ जाएगा नाम उसका? 2 मिथिल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 2 मिथिल आ गया आपका, मतलब सर इस कंपाउंड से डिफरेंट आईपीसी नेम है आपका, ओके। अब इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है आपके पास तो इसके अलावा भी ऑप्शन बता सकते हो आप कि सर नहीं नहीं ये भी आपका होगा। याद रखना एक ही ब्रांच होना जरूरी है, ओके। अगर 2 ब्रांच होगी तो आपका आइसो नहीं रहेगा, वो आपका हो जाएगा नियो। हमको यहाँ पे नियो नहीं करना है, ओके। तो 2 ब्रांचेस ऑफ द सेम कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड एज अ नियो, जो कि नियो हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइसो बन रहा है? 1। और यहाँ पे आ गया आपका सेकंड नंबर का, जो किसको आपको क्या नाम देना है? आपको 2 नंबर देना है, ओके। तो यहाँ पे हम दे देंगे 2 नंबर। तो ऐसे आपके 2 कंपाउंड है जो कि क्या शो कर सकते हैं? आपके पर्टिकुलरली आइसोपेंटेन को शो कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम इसके अलावा भी कोई कंपाउंड दिखा सकते हैं क्या, तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं वो क्लियर करूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं गाइस, ओके। विच इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल पूछा गया है आपको, ओके। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मालूम कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए हमें क्या कंडीशन जरूर होती है। एक तो आपका कायरल कार्बन होना चाहिए, ओके। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे आपका कायरल कार्बन जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमको ऑप्शन दिए है उस ऑप्शन में आपका ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको कायरल कंपाउंड की जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड थिंग आपका ये है कि आपके पर्टिकुलर जो कायरल कार्बन एटम है आपका, जो ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, उसकी आपकी मिरर इमेज होनी चाहिए। ये बहुत कंपलसरी आपको, ये तो आपके मतलब एक्सेप्शनल केसेस को भी कंपलसरी है, तो ये मिरर इमेजेस होना जरूरी है। अगर मिरर इमेजेस है तो डेफिनेटली आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जनरली मिरर इमेजेस में क्या होती है आपकी, दो टाइप के आपके मिरर इमेज, मतलब आपके पर्टिकुलर डी एंड एल फॉर्म होते हैं मिरर इमेजेस में, जिसको डी को हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। मालूम नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। और एल को हम लियो बोलते हैं, ओके, जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होता है, और आपका डेक्स्ट्रो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। इस तरह के 2 मिरर इमेजेस आपके फॉर्म होते हैं। थर्ड कंपाउंड आपके लिए, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि जनरली कायरल कार्बन के पास आपका कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि पाई बॉन्ड अगर होता है तो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द पाई बॉन्ड हम क्या कंसीडर करते हैं, हमें कंसीडर करना है यहाँ पे कि आपके वो 2 कंपाउंड है। आपको मालूम है 2 सिमिलर कंपाउंड, अगर 2 सिमिलर कंपाउंड है तो डेफिनेटली वो आपका कायरल हो ही नहीं सकता। तो दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे वो कंसीडर नहीं करना है पर्टिकुलर, ओके। तो आपका पाई बॉन्ड जब है तो वो कायरल नहीं होगा। अब इसी कंपाउंड में आपको काफी अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे देखने को, जहाँ पे आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल ही देख लीजिए आप। फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल दिया है आपको, वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए आपकी क्या दिया है एग्जैक्टली आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आपको दिया है वहाँ पे आपका C6H5 कंपाउंड दिया है, ठीक है। C6H5 मतलब आपकी बेंजीन रिंग होती है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O किया है, देन आफ्टर द OH कंपाउंड C डबल बॉन्ड O दिया है। तो डेफिनेटली सर इसका मतलब कि आपके कार्बन को 2 ऑक्सीजन अटैच है। ये हमारा जस्ट इमेजिनेशन है हमारा, ओके। जहाँ पे इमेजिनेशन हमको डबल बॉन्ड के लिए करने के लिए करता है, जैसे कि आपने R और S कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे किया था, वही इमेजिनेशन है आपका। तो अगर 2 सिमिलर आइटम है तो हमारा ये क्या होगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पहला ऑप्शन तो कट गया आपका। सेकंड चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका मिथिल कंपाउंड है और यहाँ पे इस कार्बन को एक OH है, इसी कार्बन को आपका इथिल कंपाउंड अटैच है, उसी कार्बन को आपका हाइड्रोजन है। यानी कि आपके 4 डिफरेंट एटम अटैच है। चाहो तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, आप चेक कर लीजिए, ओके। दैट इज अ हाइड्रोजन एटम।
here it is a OH कंपाउंड, यहाँ पे आपका C2H5 मतलब CH2 CH3 कंपाउंड दिया आपको, और इस साइड में जो आपको दिया है क्वेश्चन में वो क्या दिया है आपको, दैट इज अ CH3 कंपाउंड। ओके, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा कायरल कार्बन बिल्कुल शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम कायरल कार्बन को जनरली एस्टिक मार्क से डिनोट करते हैं, तो ये आपका कायरल कार्बन आ गया। तो आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड नंबर का। फिर भी एक बार थर्ड और आपका फोर्थ चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका कायरल कार्बन का जो कार्बन दिख रहा है आपको, जिसको OH तो अटैच है आपका डिफरेंट और बेंजीन रिंग भी अटैच है आपकी डिफरेंट, लेकिन दो हाइड्रोजन एटम होने की वजह से ये कायरल बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे दो CH3 कंपाउंड आपको सिमिलर है इस कार्बन को अटैच, तो यहाँ पे भी आपका डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा क्या आ गया है 60, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 2 नंबर का। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 चेक कर लीजिए आप, कंपाउंड्स कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया आपको। ओके, जो क्वेश्चन दिया है वो ठीक से एक बार रीड कर लीजिए, कंपाउंड कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपका कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपका नीचे के साइड से दिया है, जो कि आपका क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली आपके डबल बॉन्ड शो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दे कैन बी शोइंग बाय द कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आल्सो। ओके, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इवन इन दैट केस कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में आपको मैंने थ्योरेटिकल कांसेप्ट लिख के दिया है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द थ्री अबव। ओके, हमारे तीनों के तीनों कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेंगे। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज अ लास्ट डी आंसर आ जाएगा आपका वहाँ पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक बार चेक कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया आपको। आपको एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिया है, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वो आपका एक साइड में दिया है, उसके ऑपोजिट साइड का जो पर्टिकुलरली आपका मॉलिक्यूल है वो कौन सा आपका CH3 है। ठीक है, उसको ऐसा निकाल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इनको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपके दोनों भी क्लोरीन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है गाइस। ओके, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट निकाल लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल को। ओके, ये आ गया आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज द अनदर कंपाउंड व्हिच इज हैविंग अ पर्टिकुलरली, जो आपका क्लोरीन है ये आपका पर्टिकुलरली एक साइड में निकल दिया, उसी को अटैच है आपका ब्रोमीन कंपाउंड, तो इसको ब्रोमीन लगा दिया हमने। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि जनरली EN-Z कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको EN-Z का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको ये चारों भी जो आपको सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड को अटैच हुए ये सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे 3 डिफरेंट है, लेकिन आपका ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम बिल्कुल सिमिलर है। जब भी आपके कोई सिमिलर होगा तो ऐसा इसका मीनिंग ये नहीं होता कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते। ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा, सिस और ट्रांस का। फिर आप दोनों भी क्लोरीन आपके ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा, ट्रांस कॉन्फिगरेशन आ गया। काफ़ी बच्चों को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी हुआ था इसके अंदर, जैसे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे करना क्या था आपको, एग्जैक्टली आपको ब्रोमीन दिया है, क्लोरीन दिया, आपको सिर्फ यहाँ पे ढूंढना था कि आपका ये जेड कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांस है। बोथ करेक्ट तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कंडीशन क्या होती है कि आपके सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी चेंज सिमिलर नहीं होना चाहिए, चारों भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए आपके सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो कि आपके डबल बॉन्ड को अटैच हुए हैं। सिंपल सी कंडीशन थी गाइस यहाँ पे, आपने इसको क्रिटिकल बना दिया खुद नहीं। ओके, डोंट वरी, एनीवेज जिनका गलत हुआ है एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है आंसर, आपका ट्रांस आ रहा है, तो आंसर विल बी ट्रांस हियर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ए आंसर हो गया। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 गाइस। ओके, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपको दिया है फर्स्ट टू थर्ड दिए। ओके, तो आपको ये फर्स्ट टू थर्ड में क्या एग्जैक्टली दिख रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको जो नीचे दिया है वो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अपने को सोचना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए आपको वो रेड कर लेते हैं हम। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से आपके, ऑल द थ्री आर कायरल कंपाउंड्स पूछा आपको कि सबके सब आपके कायरल कंपाउंड्स होंगे या नहीं होंगे, ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम कि कायरल कार्बन है या नहीं है आपके। ओके, तो फर्स्ट वाला एक बार चेक कर लो, आपका क्या दिया है, आपको कार्बन दिया है फर्स्ट कंपाउंड में, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट कंपाउंड में आपको कार्बन जो सेंटर वाला है वो लिख लेते हैं। उसका आपका हाइड्रोजन अटैच है, इस साइड में आपका C3H7 मतलब आपका प्रोपिल कंपाउंड अटैच है, और इस साइड में दिया आपको C2H5 कंपाउंड जो कि आपका इथिल कंपाउंड है। ओके, और उसी कार्बन को आपका नीचे की साइड से CH दिया है, मतलब डेफिनेटली आपका जो कंपाउंड दिया है आपको, ये आपका क्या है, कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि आपके चारों भी डिफरेंट कंपाउंड इसको अटैच हुए हैं। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा कायरल है या नहीं कायरल है। एक ही इसमें आपका आंसर आ जाएगा CH3 या C डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे तो आपका सेंटर कार्बन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बोला है pi bond compound cannot be showing the particularly chiral nature in nature, chiral compound in the nature। ओके, इसी कंपाउंड का आपका एक हाइड्रोजन अटैच है, डाउन साइड में आपका CH3 अटैच है, और सामने आपका इथिल कंपाउंड मतलब CH2
H5, आप CH2 CH3 भी उसको लिख सकते हो। तो डेफिनेटली ये भी आपका चारों भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, तो ये भी आपका कायरल हो गया। अब बात बची आपकी थर्ड कंपाउंड के बारे में। तो अगर हमारा थर्ड कंपाउंड भी कायरल निकलता है तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिया है C2H5 दिया है, यहाँ पे कार्बन दिया है, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, तो ये तो कंपाउंड आपकी डिफरेंट आ गए। डाउन साइड का भी कंपाउंड आपका डिफरेंट आ गया। लेकिन बचा है सामने वाला कंपाउंड, तो वो बिल्कुल आपका सिमिलर है। तो मतलब ये C2H5 और ये C2H5, ये दोनों भी कंपाउंड आपके क्या हो गए, सिमिलर आ गए। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिख रहा है आपको, ओके, यहाँ पे आपका दोनों भी C2H5 दिया है, दैट इज डेफिनेटली ये कि आपका कायरल कंपाउंड हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कायरल के लिए आपको चारों भी कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो कायरल कंपाउंड है वो कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में दिख रहे हैं। तो इसको हम एस्ट्रिक मार्क से डिनोट कर देते हैं। आपको पता है अच्छी तरह से कायरल कंपाउंड हम एस्ट्रिक मार्क से डिनोट करते हैं। तो आपका फर्स्ट और सेकंड कैन बी शोइंग कायरल इन नेचर, बट थर्ड कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है गाइस, वहाँ पे ऑल थ्री आर कायरल कंपाउंड्स, ये आपका गलत हो गया पहले ऑप्शन, ओके। सेकंड चेक कर लीजिए आप, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल कंपाउंड, बिल्कुल राइट है इनका। फर्स्ट और सेकंड आपका दोनों भी कायरल शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा सर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आएगा। फिर भी आप सी और डी को एक बार चेक कर लीजिए। ओनली सेकंड इज अ कायरल कंपाउंड, सेकंड तो कायरल है लेकिन फर्स्ट भी आपका कायरल है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सी गलत होगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड तो हमारा है ही नहीं कायरल, तो इसमें तो सवाल ही नहीं आता। तो थर्ड का भी गलत हो गया आपका। तो आंसर क्या होगा आपका, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नोट डाउन कर लीजिए गाइस, क्या होगा आपका, बी आंसर होगा, ओके। मूव टू क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में एक बार चेक कर लीजिए आपकी क्या क्या दिया है आपको, ओके। CH3Cl कंपाउंड दिया है, तो डेफिनेटली आपका CH3Cl आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपका जो क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, और आपका कार्बन उसके सामने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर होगा पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर और पार्शियली नेगेटिव। साथ में आपको दिया है एक्वियस KOH, इसको मत भूलना गाइस, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्वियस मतलब आपका न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। मैंने आपको दो टाइप के KOH कंपाउंड के बारे में बताया था, NaOH और KOH। एक आपका अल्कोहलिक KOH कंपाउंड ले लीजिए या फिर NaOH ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ओके। और एक आपका था एक्वियस NaOH कंपाउंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है आपका ये एक्वियस कंपाउंड, और आपका ये अल्कोहलिक NaOH आपका बेस इन नेचर होता है। काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसके अंदर, ओके। तो बच्चों प्लीज इसके अंदर कंफ्यूजन मत करना अपने, ओके। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका बेस है। आपको काफी रिएक्शन में इस टाइप के आपको कंपाउंड दिखेंगे। फिलहाल दो यहाँ पे दिख गए आपको, तो आपको पूछा गया है कि ये एग्जैक्टली रिएक्शन कौन सी टाइप की है आपकी, ओके। आगे क्वेश्चन दिया है इज, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, SN1 है, SN2 है, या E1 है, या E2 है। फिलहाल तो आपको E1 E2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि E1 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, और दोनों कंडीशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बेस कंपाउंड होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया होता तो डेफिनेटली फिर आपकी E1 और E2 में से एक होती, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ऐसा कोई दिया नहीं है बेस, आपको न्यूक्लियोफाइल दिया है, मतलब हमारा आंसर SN1 या SN2 में से एक होगा। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो कंडीशन हमारी वो क्या है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड आपको सबसे ज्यादा रिएक्टिव चाहिए, उसके बाद आपका सेकेंडरी होता है, उसके बाद आपका प्राइमरी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टर्शियरी को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि सर SN1 का जो इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन का, वो इंटरमीडिएट क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज अ कार्बोकैटायन गाइस, ओके। तो यहाँ पे आपको जो मिलता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कार्बोकैटायन ये आपका टर्शियरी कार्बन पे ही ज्यादा स्टेबल है, एंड दैट इज द रीजन आपका पर्टिकुलर टर्शियरी ही कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिलहाल तो जो हमको दिया है वो प्राइमरी भी नहीं है, जस्ट सिंपल मेथिल क्लोराइड, मतलब इसके ऊपर अगर हम कार्बोकैटायन फॉर्म करें दैट विल बी वेरी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ओके। काफी अनस्टेबल होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं फॉर्म करना। इसका भी नहीं कह सकते डायरेक्टली हमने क्या करना है, हमारा जो OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड है हम उसको बैक साइड से अटैक करेंगे आपके CH3 पार्शियली पॉजिटिव के ऊपर, और क्लोरीन को बाहर निकालेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपको कंपाउंड मिलने वाला क्या मिलेगा, CH3OH मिल जाएगा, मतलब मिथिल अल्कोहल प्रोडक्ट आपको फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो यहाँ पे याद रखना आपको कि यहाँ पे मिथिल अल्कोहल क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द SN2 रिएक्शन गाइस, ओके। SN1 में आपको टर्शियरी नहीं है कार्बन, तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप, दिस इज द SN2 रिएक्शन गाइस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर था हमारा वो बी ऑप्शन था। आई होप सो आपका आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, मैं आपका सॉल्यूशन हमेशा सॉल्व करते रहूंगा, ओके। क्वेश्चन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पूछा है आपको, ओके। याद रखना आपको कार्बोनियम पूछा है। यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि सर यहाँ पे आपका कार्बोनियम मतलब आपका कार्बोकैटायन होता है या फिर कार्बेनियन होता है, ओके। तो मैंने आपको बोला है, पहले ही बताया था कि इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। यहाँ पे ANI
ON होता है अनायन, मतलब आपका नेगेटिव चार्ज होता है गाइस। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। कार्बोकैटायन का मीनिंग होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने और एक नाम दिया था, उसका क्या था आपका कंपाउंड का नाम, आपका पॉजिटिव चार्ज को हमने कार्बोनियम भी बोलता था। मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, पॉजिटिव चार्ज की ऑर्डर पूछी। यहाँ पे गलतियां बहुत की है बच्चों ने, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने वो पर्टिकुलरली बस नाम पे से मिस्टेक से गलतियां होगी, तो गाइस ऐसा मत करो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ नाम पे से ही मिस्टेक होती है। तो कार्बोकैटायन को हम कार्बोनियम भी बोलते हैं, तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद है। तो इसकी जो आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये क्या होगी, आपको ये पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, टर्शियरी होती है, सेकेंडरी होती है और प्राइमरी होती है। किसकी? पॉजिटिव चार्ज की। किसके वजह से होती है सर? वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से आपका टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस आई मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड। ओके, आपको अच्छी तरह से मालूम है ये सारी इफेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आंसर है वो आपका सही होगा, तो इस पे टिक कर दीजिए। सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हो नहीं सकती है, किसकी? आपकी ये नेगेटिव चार्ज का ऑर्डर है। ओके, और यहाँ पे बोथ ए एंड बी, तो ये तो कि मतलब ये तो नॉनसेंस दिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, डी जो दिया है, नन ऑफ दीज दैट शुड बी नॉट आल्सो पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर तो होनी चाहिए कार्बोनियम की। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड सेकेंडरी, थर्डशरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, तो याद रखना आपका किस वजह से होता है ये, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, मतलब प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है। इस बात को भी आपने भूलना मत। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 एक बार चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ ए ईथर। ओके, ईथर का आइसोमर क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईथर की आपको पेयरिंग बिल्कुल लर्न कर लेनी है। ईथर की पेयरिंग आपकी किसके साथ होगी? आपकी अल्कोहल कंपाउंड के साथ होगी, तो ये आपको बिल्कुल लर्न करके रखना है गाइस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहो तो आप दे सकते हो, दैट इज CH3O, CH3 कंपाउंड, डायमिथिल ईथर कंपाउंड आपका। ओके, इसकी पेयरिंग आपके अल्कोहल की कंपाउंड के साथ कैसे होगी? ये पेयरिंग करो मैं आइसोमर की। ओके, दिस इज नॉट अ रिएक्शन। ओके, पेयरिंग करके बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। दैट इज CH3CH2OH कंपाउंड, देख लीजिए आप। दैट इज CH2OH कंपाउंड, ठीक है ना। ये कंपाउंड आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चाहो तो निकाल लीजिए। दैट इज C2 है आपके पास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 6 है और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का भी बिल्कुल सेम है, इसका भी वही होता है, इसका भी वही होगा। ओके, अल्कोहल ईथर आपके क्या होते हैं, दोनों भी एक दूसरे का ऐसे होते हैं। आंसर बहुत इजी था क्वेश्चन गाइस। ओके, सबने राइट किया है, वेरी गुड। ओके, जिन्होंने गलत किया है होप सो अंडरस्टैंड हो गए होंगे उनको। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर हमारा आ गया है यहाँ पे, तो नोट डाउन दिस वन गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 बार चेक कर लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट पूछा गया आपका, एग्जैक्टली इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है आपका? ओके, ऑप्शन ए आपका टेम्पररी इफेक्ट होता है, सेकंड ऑप्शन है आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, ओके, सी नॉट वेल डिफाइंड होता है। ओके, मतलब आपको नहीं ठीक से पता है इसका मतलब, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट ने बताया नहीं है कि टेम्पररी है परमानेंट है, ये इसका सी ऑप्शन होगा। तो डी आपका दिया है बोथ ए एंड बी, तो कि टेम्पररी भी है परमानेंट है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये तो आपका पहले ही कट गया, आपका डी आंसर तो पहले ही रॉन्ग हो गया। तो इसको आप आपके मन दिमाग से ही निकाल दीजिए। और हाँ, नॉट वेल डिफाइंड, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और आपका माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है आपका प्लस आई? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है आपका, दैट शुड बी द इलेक्ट्रॉन डोनर। और हमारा जो रहा माइनस इफेक्ट, वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, जिनको पता नहीं है चलो अपने बुक बुक निकाल लो, उसके अंदर देख लीजिए। ये आई होप सो ऐसा कोई होगा नहीं मेरे बैच में तो फिलहाल, तो कोई जिसको पता नहीं होगा, अगर कोई है ऐसा तो प्लीज एक बार फिर से अपने बुक निकाल के चेक कर लीजिए। ओके, तो इंडक्टिव अब एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिए तो दे दिए, एक बार इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ले लिए, तो ये इफेक्ट क्या होता है आपका? परमानेंट इफेक्ट होता है गाइस। क्या होता है आपका? ये परमानेंट इफेक्ट। तो नोट डाउन कर लीजिए गाइस इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये परमानेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे बहुत लोगों ने इसको राइट। More to question number 26 guys. Okay, question number 26, which of the type of isomerism is shown by 2,3 dichlorobutene? Okay, butene दिया है guys, यानी लास्ट में लगाया है, इतना याद रखना हमने। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे निकाल लीजिए 2,3 डाइक्लोरो। अब ये सी से या ट्रांस से, इसके बारे में कुछ बताया नहीं आपको, तो आपको जो भी निकालना है चलो यहाँ पे हम सी निकालेंगे। अब डाइक्लोरो है मतलब दोनों साइड में आपके क्या हो गए? क्लोरीन कंपाउंड हो गए। और ब्यूटीन कंपाउंड मतलब डेफिनेटली आपके ये क्या होना चाहिए? CH3, और ये भी आपका क्या चाहिए? CH3 कंपाउंड। ये मैंने स्ट्रक्चर निकाला है। तो ये आपका कौन सा आइसोटोप शो करता है? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल या स्ट्रक्चरल या डायस्टेरियोमर कंपाउंड है आपका। डायस्टेरियोमर का मीनिंग आपको मालूम है, जो कि मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे के। ओके, तो फिलहाल तो अभी ये डायस्टेरियोमर्स के लिए तो आपको ये कंडीशन भी जरूरी है कि आपका कायरल कार्बन होना चाहिए, द कायरल कार्बन व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल टू शोइंग अ मिरर इमेजेस। ऐसे कंपाउंड को डायस्टेरियोमर बोलते हैं, जस्ट लाइक अ मेसो कंपाउंड। ओके, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल में हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखा, हमने स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूले देखे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए आप।
बैक साइड में आ जाइए आपका। ओके, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपका कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं आपके, और कौन कौन से एग्जैक्टली होते हैं। आइसोमेरिज्म चैप्टर में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो आइसोमेरिज्म का अगर किसी को प्रॉब्लम है कि सर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कितने टाइप के होते हैं, तो आप एक बार आइसोमेरिज्म के जो वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके, पार्ट 3 में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया था, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में। फिलहाल तो हमारा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हमारा सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सिस अगर यही क्लोरीन ऑपोजिट रहेगा तो आपका ट्रांस हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका गाइस, सेकंड नंबर का बी आंसर होगा ज्योमेट्रिकल। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो आंसर कौन सा शो कर रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आपका बी आंसर शो कर रहा है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रहा है। ओके, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए एक बार। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है आपको, मतलब आपकी मिरर इमेजेस होनी जरूरी है। ओके, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए आपको कंडीशन क्या होती है, कायरल। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, माना कि एक्सेप्शनल केसेस आपको पता है कि किस तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कायरल कार्बन ऑन टाइम होना चाहिए। और आपको जो एग्जांपल दिए वो सारे के सारे आपके कायरल कार्बन के इसमें भी आ सकते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन कौन से दिए आपको। ओके, एक बार चेक कर लीजिए आप। सो गाइस यहाँ पे लैक्टिक एसिड दिया है आपको। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा। ओके, नहीं पता होगा तो एक बार चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक साइड में आपका एक CH3 होता है आपका, अदर साइड में चलो जो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको हमेशा फिक्सड पोजीशन में ऊपर की साइड से लिखते हैं, और OH और हाइड्रोजन को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। माना कि आपका ये कंपाउंड क्या है, कायरल इन नेचर है। अब इसकी मिरर इमेजेस भी पॉसिबल है या नहीं है, तो बिल्कुल देख लीजिए आप, इसकी मिरर इमेजेस पॉसिबल होगी, क्योंकि आपका OH जो है वो आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। आपका हाइड्रोजन आपका राइट हैंड में, तो वो आपका लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। तो ये आपका अकॉर्डिंग होता है, आपका OH राइट हैंड लेफ्ट हैंड गया, हाइड्रोजन आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड में चला गया। ओके, सो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ये आपका CH3 कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज अ डी लैक्टिक एसिड, इसको हम बोलेंगे। और आप सॉरी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करना है आपको इसको। ओके, हम कैपिटल डी नेचुरल कंपाउंड को यूज करते हैं, अभी आप इसको कैपिटल भी दे सकते थे। ओके, तो स्मॉल डी हम इसको स्मॉल एल से हम वही नाम देंगे इसको, लैक्टिक एसिड। ओके, क्या हो जाएगा आपका, ये एल और डी आपका क्या मेंशन करते हैं आपको अच्छे से मालूम है, ये हमारा डी डेक्स्ट्रो मेंशन करता है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन के फॉर्मेट में होता है, और आपका एल ये आपका लियो मेंशन करता है, जो कि आपका पर्टिकुलरली एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मेट में होता है। ओके, तो इस तरह से आपके दो कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो एंड लियोरेटरी। सो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, दैट इज 100% यहाँ आंसर आ गया हमारा लैक्टिक एसिड। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये क्लोरो एसिटिक एसिड, उसके बाद मेसो टार्टेरिक एसिड। मेसो मींस व्हाट, दैट इज द सेम साइड, व्हाई वी कॉल एज अ मेसो कंपाउंड। ओके, ये भी याद रखना है आपको। तो मेसो, चलो हम पहले सी चेक कर लेंगे आप चाहो तो। ओके, एक हम सीक्वेंस से चलते तो बेटर रहेगा, आपको सीक्वेंस वाइज हम इसको ढूंढते हैं। ओके, तो बी चेक करिए आप, क्लोरो एसिटिक एसिड। मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम ज्यादा यूज करते हैं, तो कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है गाइस आपको। जैसे कि आपको आपने दिया आपके क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब क्या, आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी आपको बहुत से जनों ने गलत किया है, लेकिन ऐसी गलतियां बार बार मत करिए। आपका जनरली एसिटिक एसिड होता है ये, दैट इज इथेनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। आपको क्या करना है, आपको क्लोरो एसिटिक एसिड लिखना है। तो क्लोरो एसिटिक एसिड कैसे होगा आपका, सिंपल है। आपका जो अल्फा पोजीशन है, जहाँ पे आपकी ये मिथिल कंपाउंड, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वहाँ पे लगा दीजिए आपका क्लोरीन, दैट इज CH2 बॉन्ड। ओके, ये आपका C बॉन्ड, O का OH कंपाउंड, एंड दिस इज द OH। ओके, ये अल्फा पे आपका क्लोरीन अटैच होगा, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम हो गया, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो गया इसका नाम गाइस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपका अल्फा क्लोरो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कायरल कार्बन। लग रहा है आपको कि ये सेंट्रल कार्बन एटम है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है गाइस। क्यों, क्योंकि इसको दो सिमिलर हाइड्रोजन अटैच है सर। हाँ, अगर ये दो सिमिलर हाइड्रोजन नहीं होते तो डेफिनेटली कायरल कार्बन होता, तो हमारा आंसर बी भी हो सकता था, लेकिन आपका बी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिमिलर हाइड्रोजन आ गए, इसलिए दैट इज नॉट पॉसिबल। सो एक बार हम मेसो टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते, तो ये भी काफी जनों को कंफ्यूजन हुआ कि सर टार्टेरिक एसिड क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आप भूल गए होंगे। फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा आपका टार्टेरिक एसिड किस तरह से होता है। इस कंपाउंड में आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ऑपोजिट। ओके, और आपका इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। किस टाइप में, आपकी एक वर्टिकल लाइन खींचिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए आप। ओके, आपके वर्टिकल लाइन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक ऊपर की साइड से एक डाउन साइड से निकाल लेता हूँ, यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा। ओके, और यहाँ पे आपका OH होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा। ओके,
आपको लग रहा है कि आपका ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल कार्बन है, बिल्कुल है कायरल कार्बन एटम, यहाँ पे दो दो कायरल कार्बन एटम है, लेकिन ये वही केस है जो कि हमारे एक्सेप्शन में आती है गाइस। ओके, क्या कि अगर इस मॉलिक्यूल को हमने 180 के एंगल से रोटेट किया, 180 के एंगल से, तो आपको बिल्कुल सिमिलर यही कंपाउंड वहां पे फॉर्म होगा, मतलब इसकी कोई भी मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर मिरर इमेज ही पॉसिबल नहीं है, दैट इज मतलब ये क्या हो गया आपका, आपका ये टार्टरिक एसिड मेसो हो गया। ओके, क्या बोलेंगे हम इस कंपाउंड को, मेसो टार्टरिक, जो कि 180 एंगल के रोटेशन पे बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट दिखाते हैं। यही फॉर्मेट यू कैन नॉट डिफाइन इट कि आपका ये मॉलिक्यूल 180 एंगल से रोटेट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सर ऊपर है और मेरे पाँव नीचे है, अगर आपने इसको मुझे 180 एंगल से रोटेट कर दिया, तो मेरा सर नीचे चला जाएगा, पाँव कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो आप इसको आप मिरर इमेज बोल सकते हैं क्या? इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते सर, ये मिरर इमेज कैसे क्या होगी। तो बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे हो रहा है आपका मेसो टार्टरिक एसिड में। दैट इज व्हाई हमने स्टार्टिंग में जो वर्ड यूज किया है वो मेसो इसलिए यूज किया है क्योंकि आपका ये सिमिलर फॉर्मेट दिखाता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और रहा आपका डी ऑप्शन, तो वहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड दिया है, दैट इज CH3 C डबल OH कंपाउंड। तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि पहले ही बोला मैंने आपको सेंटर एटम आप ढूंढ रहे होगे कार्बन को। ओके, लेकिन ये डबल बॉन्ड ओ के फॉर्मेट में, मतलब हमारा इमेजिनेशन क्या करता है, डबल बॉन्ड मतलब क्या, दो ऑक्सीजन एटम जो कि सिमिलर फॉर्मेट में है, दे कैन नॉट बी शोइंग द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो हमारा गाइस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी टिक किया है ए ऑप्शन के ऊपर। So this is the question number 30. Answer is A. गाइज अभी तक हमारे क्वेश्चन हुए नहीं है। ओके, तो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुए हमारे। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 बाकी हमारे। माना कि हमने थोड़ा सा रैंडमली जो सीक्वेंस था हमारा वो गलत कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन अभी बाकी गाइज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 अभी क्लियर कर लेंगे हम। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पूछा है आपको। मीथेन इज कंपाउंड दैट इज CH4। ओके, जो कि आपका क्लोरीनेशन करेंगे हम, नंबर ऑफ 4 मोल हमको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका मैंने मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे क्या मिलता है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है और आपके 4 HCl कंपाउंड बाहर जाते हैं आपके आउटसाइड। ओके, साइड में। तो ये क्या हो गया आपका, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीनेशन कर दिया, मतलब Cl की एडिशन की। तो आपका ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब हमने यहाँ पे परफॉर्म किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, तो वही आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन में। ये एग्जांपल एग्जैक्टली किसका है, CH4 मल्टीप्लाई आपका Cl2 के साथ रिएक्ट हो गया, आपका Cl4HCl फॉर्म हो गया आपकी। ओके, तो ये रिएक्शन गाइस अब ना की आपकी एडिशन है, क्योंकि एडिशन अगर होती तो हमारे यहाँ हाइड्रोजन बाहर नहीं जाते, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी साइड प्रोडक्ट हमारा एडिशन रिएक्शन में बाहर नहीं निकलता। तो एडिशन तो गलत हो गया। एलिमिनेशन, जहाँ पे एलिमिनेशन होता है वहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, आई होप सो आपने याद रखा होगा इसको, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी है गाइस। ओके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन तो सही है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा सब्स्टिट्यूशन है आपका वो भी आपको बताना चाहिए। हमारा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है गाइस, आप चाहो तो देख सकते हो आपका नोटबुक के अंदर। ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने ये एग्जांपल लिया था, आई होप सो आपको सबको याद होगा। वैसे सबने ये राइट भी किया है, अगर जिन्होंने गलत किया होगा तो उन्होंने आप गलतियां अपनी सुधार लीजिए। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी गाइस। और डी ऑप्शन भी एक बार चेक करके, आंसर तो मिल गया आपको सी, लेकिन डी को चेक करिए, चेन रिएक्शन भी आपको यहाँ पे रिएक्शन है। ओके, चेन रिएक्शन नाम के साथ का कोई रिएक्शन वर्ड ही नहीं है, तो ये डी तो पहले ही निकल गया आपको। तो हमेशा क्या करिए करिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो पहले रीड कर लिया करो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया करो। इज दैट क्लियर गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आ गया आपका, आंसर इज सी। Move on to question number Move on to question number 28 guys. Okay, एक बार 28 को चेक ले, which kind of fission is favored by sunlight? Okay, sunlight मतलब क्या, आपके अल्ट्रावायलेट लाइट होते हैं आपके। ओके, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट से आपका कौन सा एग्जैक्टली फ्यूजन होता है आपका, आप उसको फ्यूजन बोल सकते हो। तो आपका हेटेरोलिटिक फ्यूजन दिया है, होमोलिटिक, दो टाइप के फ्यूजन होते हैं, एक हेटेरोलिटिक और एक होमोलिटिक। ओके, बोथ ए एंड बी कभी पॉसिबल नहीं होता, नन ऑफ दिस। तो ठीक है, अब आप फ्यूजन तो होना ही है, तो ये नन ऑफ दिस का आंसर तो कट गया आपका, सी भी कट गया, बचे के आपके हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक। तो आपको मैंने बोला है कि जनरली हमारे जो सिमिलर एटम होते हैं आपके, जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आप चाहो तो एग्जांपल देख लीजिए आपका एक क्या। ओके, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल ले, ये आपके क्या है, दोनों भी सिमिलर एटम है, नॉन पोलर बॉन्ड है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नॉन पोलर जो बॉन्ड होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके, पर्टिकुलरली रेडिकली ब्रेक होते हैं। और ये रेडिकली ब्रेक करने के लिए आपको तीन कंडीशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक, आपका अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, सेकंड कंडीशन आपका पेरोक्साइड मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, इसको हम एक्टिवेटर भी बोलते हैं आपके। ओके, एक्टिवेटर भी हम समटाइम इसको बोल सकते हैं। और थर्ड कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी हाई टेम्परेचर। ओके,
नियरली हम 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर लेके जाते हैं, तब जाके आपका ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे सनलाइट की जो जिससे मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो रिएक्शन होती है आपकी, वो कौन से होती है? हमारा आंसर यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए होमोलिटिक फ्यूजन होना चाहिए गाइस। ओके, तो होमोलिटिक मतलब क्या? सिमिलर एटम को ब्रेक करने के लिए जो हम पर्टिकुलर ब्रेकिंग सीक्वेंस यूज करते हैं वो बाय यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब हम सनलाइट का यूज करके करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका बी आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन का, क्योंकि 30 हमने पहले ही किया था। ओके, सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज करेक्ट? ओके, सिंपल सा बहुत इजी पेपर था गाइस आपका ये, और आपको इजी पेपर होने की वजह से अच्छे मार्क्स भी मिले, वेरी गुड। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मैं काफी डिफिकल्ट पेपर निकालूंगा आपका जो भी आगे पेपर होगा। ओके, तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी आपको मालूम है, आपको पता है कि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर आपकी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी किसको फॉलो करती है? आपकी ये रेडिकल भी आपके कार्बोकैटायन की तरह ही होती है। जैसे कि कार्बोकैटायन की आपकी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, वैसे ही आपकी फ्री रेडिकल की भी ऑर्डर बिल्कुल कॉपी टू कॉपी यही होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आपका सबसे ज्यादा स्टेबल आपका बनता है यहाँ पे टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हमारा प्राइमरी। ये सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको याद रखना। ये फ्री रेडिकल के ऑर्डर हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का ए आ गया। सर किस बेसिस के ऊपर हमने इसको डिफाइन किया है? आपको पता है कि हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है, तो जनरली प्लस आई इफेक्ट का आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर सकते हो, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। अगर आपका मिथिल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माना कि आपका वो हाइपर कॉन्जुगेशन के तरीके से करता है, लेकिन कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रेडिकली ही ब्रेक करके दे सकता है। डेफिनेटली सारे के सारे जो बॉन्ड है आपके, वो रेडिकली ब्रेक होकर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके कार्बन के रेडिकल को। दैट इज व्हाई इट इज अ टर्शियरी इज मच मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन इट इज अ प्राइमरी। ओके, तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि लास्ट था। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30 ले लिया था, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सच में आपको वीडियोस ये अच्छे लग रहे हैं, इससे कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सो वो हम अब बढ़ेंगे अब नेक्स्ट हमारे टेस्ट की तरफ। ओके, जो कि अब जल्दी से उसको अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका पार्ट भी मैं आप जल्दी से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, वेरी गुड।